प्राचीन भारतीय परंपरा इतिहास लेखन की जो है, उसको जो पाश्चात्य इतिहासकार हैं वो बेसिकली इतिहास लेखन मानने से इनकार करते हैं। उसका रीजन ये है कि उनका कहना था कि इतिहास वही परिष्कृत है जो पूर्ण रूप से निष्पक्ष हो और जिसको प्योरली ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लिखा गया हो। ठीक है, तो क्योंकि हमारे यहाँ जो कुछ भी ग्रंथ लिखे गए थे वो आम तौर से भारत की जो आत्मा है, आध्यात्मिकता है, वो कहीं से कहीं तक भी अलग उससे नहीं हुई। और हमारे यहाँ यूं तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जैसे 4 वेद, ठीक, 18 पुराण, जिसमें वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, शिव पुराण, इसके अतिरिक्त स्मृतियां जिसमें मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, नारद स्मृति, ये सब चीजें थी। और उसके बाद अरण्य ग्रंथ, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, तो इस तरह से स्मृति, पुराण, वेद, वेदांग और 18 उपनिषद, जिनकी कुल संख्या तो 108 है, परंतु उनमें से जो प्रमुख थे वो 18 थे उपनिषद, जैसे केन उपनिषद, ईश उपनिषद, याज्ञवल्क्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। तो ये ऐसे उपनिषद थे जिनमें उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप, उप अर्थात समीप, निषद अर्थात बैठना। तो जो उपनिषद लिखे गए वो गुरु के समीप बैठकर जो रचनाएं थी, जो समझा गया था, उनकी चर्चा उन उपनिषदों में है। और एक प्रकार ये कहें कि भारत की जो आध्यात्मिकता है वो हम उपनिषदों में पाते हैं। इसके अतिरिक्त जो पुराण है, वेद हैं, वेदांग है, षड दर्शन है, उनकी जो पुस्तकें हैं, मतलब इतना कुछ हमारे यहाँ रचित हुआ, लेकिन वो पाश्चात्य इतिहासकारों के हिसाब से परफेक्ट नहीं था। आई थिंक देयर वाज सम प्रॉब्लम विद समवन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके। तो वो उनके दृष्टिकोण से, आई एम ऑडिबल, गिव मी अ थंब इफ आई एम ऑडिबल। सुनाई दे रहा है बेटा? यस मैम। ओके फाइन, म्यूट करके रखिए सभी लोग ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो। तो उनके हिसाब से ये सभी कुछ बेकार था, उनके हिसाब से ये कुछ भी इतिहास नहीं था। लेकिन अगर ये इतिहास नहीं था तो हमें इतनी सारी जानकारियां भला कैसे मिलती हैं? तो जो प्राचीन इतिहास लेखन की परंपरा है वो धार्मिक और अधार्मिक, इन दो मोटे मोटे वर्गीकरण में बटी हुई है। धार्मिक साहित्य में ये समस्त साहित्य आता है, इंक्लूडिंग महाकाव्य जो हमारे रामायण और महाभारत है। ठीक है, तो रामायण और महाभारत से भी हमें काफी सारी सूचनाएं मिलती हैं। तो कुल मिला के बेटा, मतलब एक बहुत समृद्ध साहित्य होते हुए भी वो इतिहास की श्रेणी में नहीं आ रहा था। तो उनकी इतिहास की श्रेणी में क्या आ रहा था? उनकी इतिहास की श्रेणी में भारत का जो पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है उसको वो कल्हड़ की राज तरंगणी को मानते हैं, जो कि 12वीं शती का इतिहास है। और कश्मीर का संपूर्ण इतिहास हमें कल्हड़ की राज तरंगणी में मिलता है। तो एक तरह से 12वीं शती से पहले, हमारा 2500 साल पहले से हम इतिहास को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। तो कुल कहने का अर्थ यह है कि करीब 3500 साल का जो हमारा इतिहास है उसको पाश्चात्य इतिहासकारों ने उतनी महत्व, उतना उसको वेटेज नहीं दिया। ठीक है, लेकिन क्या आप रामायण की घटनाओं को नकार सकते हैं? क्या आप महाभारत की घटनाओं को नकार सकते हैं? जबकि उन सभी के विषय में हमें कहां से पता चल चुका है? जो आपका ऐतिहासिक स्रोत है, जो पुरातात्विक स्रोत है, उन सभी से आपको इनके विषय में सूचना मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको बिल्कुल भी नहीं नकार सकते। ठीक,
तो जो हमारी बेटा समृद्ध परंपरा थी, साहित्यिक परंपरा थी, जो कि धार्मिक इतिहास के रूप में थी, उसको पाश्चात्य इतिहासकारों ने उतने वैल्यू नहीं दिए जितने कि उनको मिलने चाहिए थे। तो किसको वैल्यू दिया? उन्होंने उस निष्पक्ष इतिहास को वैल्यू दिया जो कलहर ने राजतरंगिणी के रूप में लिखा था। ठीक है, लेकिन इसका ये कदापि नहीं है कि भारत में इतिहास लेखन की चेतना नहीं थी। अगर चेतना नहीं होती तो बड़े बड़े वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब ग्रंथ कहाँ से लिखे गए होते? ठीक है, लेकिन कुछ बात यह है कि हम लोग हमेशा पाश्चात्य की ओर देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं, और उसको फॉलो करते हैं, जबकि यह कि जो हमारी अपनी ओरिजिनलिटी है उसको हम उतने अच्छे तरीके से स्वीकार नहीं करते। तो बेसिकली जो प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा है वो पूरी तरह से आख्यायिका, वंश, मनवंतर, चरित, पुराण, इतिवृत्त, इन सब से मिलकर ही बनी थी। ये थी हमारी इतिहास चेतना, जिसमें हम पुराणों की रचना कर रहे हैं, इतिवृत्त लिख रहे हैं, वंश यानी वंशावलियां लिख रहे हैं, इतिवृत्त लिख रहे हैं। आप देखो गुप्त काल की भी वंशावली पूरी हमें लिपिबद्ध मिलती है ना, या अन्य वंशों की भी वंशावलियां मिलती हैं, और यहाँ तक कि आज भी आप लोग देखें तो वंशावलियां आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज है जिसको हमें स्वीकारना चाहिए कि भारत की इतिहास लेखन की परंपरा भी बहुत समृद्ध थी। अब यदि हम बात करें कि देखो, क्योंकि हमने इतिहास जानने के साधन आपको बीए फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाए थे और अभी भी हमने इसको डिस्कस किया था, तो आप जब पढ़ेंगे तो ऐतिहासिक सामग्री को अलग करके पढ़िए, राजनीतिक को अलग और धार्मिक को अलग और लौकिक को अलग। तो जब हम धार्मिक साहित्य की बात करते हैं तो आपकी शुरुआत होगी महाकाव्यों से, जिसमें रामायण और महाभारत आते हैं। ठीक, इनके पश्चात आपके चारों वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके पश्चात आपके ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्रेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण। ठीक है, इसके बाद आपके अरण्य आते हैं। अरण्य कहते हैं बेटा वन को, तो जिन पुस्तकों की रचना अरण्य अथवा वन में हुई थी उनको अरण्य कहा जाता है। इसके पश्चात अरण्य के बाद जो हम देखते हैं वो वेदांग आते हैं, जिनकी रचना कुल 6 है। उसके अतिरिक्त उपनिषद आते हैं और उपनिषदों की संख्या भी 18 है। और इसके बाद स्मृतियां आती हैं। मनुस्मृति का नाम आप सबने जरूर सुना होगा, क्योंकि भारतीय जो हिंदू कोड विल है, विवाह अधिनियम है, वो मनुस्मृति के आधार पर ही बनाया गया है। और यदि कोई केस सरकार के पास या न्यायालय में जाता है तो उसका जो डिसीजन होता है, उसका जो निर्णय होता है, वो मनुस्मृति को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। ठीक है, इसके बाद बहुत सारी रचनाएं, कालिदास की सारी रचनाएं आप देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार वंशीय, रघुवंशम, ये सब रचनाएं जो है वो कालिदास की हैं। और संस्कृत के प्रकांड विद्वान कालिदास को माना गया है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा गया है, क्योंकि उन्होंने जो नाटकों की रचना की, मेघदूतम जो वर्णन किया है, उसमें उन्होंने प्रकृति का, मनुष्य का, जाति का, सब बहुत उत्कृष्ट है। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट उनकी सारी रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्र है कौटिल्य का, वो भी एक बहुत बड़ी रचना है। इसके अतिरिक्त आर्यभट्ट की जो रचनाएं हैं, अश्वघोष की जो रचनाएं हैं, वराहमिहिर की जो रचनाएं हैं, आर्यभट्ट की जो रचनाएं हैं, तो इन सब से हमें काफी सारी जानकारियां मिलती हैं। सुश्रुत है, चरक हैं, तो धन्वंतरी हैं, ये सभी लोगों ने अपनी अपनी रचनाओं में बहुत अकूत ज्ञान का भंडार इन रचनाओं में भरा हुआ है। ये और बात है कि पाश्चात्य इतिहासकार इन्हें इतिहास नहीं मानते, ठीक है, लेकिन इनका जो ज्ञान है वो हमें इतिहास की बहुत सारी जानकारी देता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और एक समृद्ध परंपरा हम भारतीय इतिहास की इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारा इसके अतिरिक्त जो हर्षवर्धन था, उसके काल की सबसे प्रमुख रचना, खुद हर्षवर्धन एक बहुत अच्छा राइटर था, उसने रत्नावली और हर्षचरित की रचना की थी। और बाणभट्ट ने जो हर्षचरित लिखा है वो सारा हर्षवर्धन का इतिहास हमें बताता है। नागानंद और रत्नावली ये रचनाएं खुद हर्षवर्धन ने लिखी थी। इसके अतिरिक्त पद्म सहसांग चरित परम पदम गुप्त परिमल का है, विक्रमांक देव चरित विक्रमोर वर्षीय, और पृथ्वीराज रासो है ना, जयानक की जो लिखी हुई है। मतलब इतना साहित्य है, इतना साहित्य है कि आपको गिनती करना भारी पड़ जाएगा।
तो भारतीय इतिहास लेखन की जो प्राचीन संकल्पना है उसमें आप इन सभी को समाविष्ट करेंगे और उसी तरह से सबको लिखेंगे कि किस प्रकार किन किन रचनाओं की क्या उपयोगिता है, क्या मूल्य है और किस प्रकार उन रचनाओं को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली काफी सारी चीजें तो क्योंकि आप प्राचीन भारत के इतिहास में बीए फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं और अभी भी मैंने आपको ब्रशअप किया, तो जो मोटा मोटा धार्मिक साहित्य है उसके अतिरिक्त उससे इतर जो लौकिक साहित्य है आपको उस पोर्शन को भी तैयार करना पड़ेगा, जिसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कालिदास की समस्त रचनाएं, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम नाटक, इसके अलावा बाण भट्ट का हर्ष चरित्र, यहाँ तक कि हरिशेर द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति भी इतिहास का एक बहुत बड़ा साक्ष्य है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके अलावा जो विदेशी यात्री आए भारत में उनका जो वर्णन है वो भी प्राचीन भारत के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण सामग्री हमें उपलब्ध कराता है। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मेगस्थनीज आया था, उसके बाद फाहियान, उसके बाद होएनसांग। तो ये सभी काफी सारी जानकारियां हमें देते हैं किसके विषय में, भारतीय इतिहास के विषय में। ठीक है, पुराण है, मतलब ये सब चीजें आज भी उपलब्ध हैं, तो आप इनकी इंपॉर्टेंस को किसी भी तरह से नकार नहीं सकते। आई होप कि आप लोगों को सब समझ आ रहा होगा, और जब आप इसकी लिस्ट को खोलेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन परंपरा को पढ़ेंगे, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है जो मैंने अभी आपको बताया, इतिव्रत, आख्यायिका, वंश, मनवंतर, पुराण, ये सब हमारे इतिहास की चेतना की चीजें थी। जैसे अभी एक मैं पूछूं झांसी की रानी के बारे में कोई 2 लाइन बताओ, तो जानते हैं आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जानते हो ये जो रचना है भले ही बाद में हमें सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा मिलती है, लेकिन ये वो कहानी है जो हरबोले होते थे। हरबोले अर्थात उस काल के लोक गायक, जैसे अभी आप लोग खूब डांस करते हो तो क्या बजाते हो, हरियाणवी गाने बजाते हो ना, तो वो क्या है, लोकगीत है ना हमारे, लोकगीत है। या उत्तर प्रदेश में कजरी बजाई जाती है तो वो क्या है, लोकगीत है। तो कई बार वीरों का जो इतिहास था खासतौर से उसको जरूर लोकगीतकार अपनी विषय वस्तु बनाते थे। तो वो कोई इतिहासकार नहीं थे, लेकिन उनके द्वारा जो रचना की गई वो बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, वो हमें काफी सूचनाएं इतिहास के विषय में उपलब्ध कराती थी। ठीक है, तो इसलिए उन सब के महत्व को हम कतई नकार नहीं सकते हैं। तो इतिहास की जो, भारतीय इतिहास की जो चेतना है इतिहास लेखन की, वो इतिहास चेतना भले ही पाश्चात्य इतिहासकारों के स्केल पर प्रॉपर न आती हो, लेकिन वो अपने आप में अद्वितीय थी। और एक धार्मिक इतिहास की समृद्धशाली परंपरा हमारे पास मौजूद है, जो हमें भारतीय इतिहास की बहुत गहन और परिष्कृत जानकारी उपलब्ध कराती है। ये और बात है कि हाँ, हमें जब उसका इस्तेमाल करते हैं तो प्रॉपर थोड़ा सावधानी बरत कर हमें उसको प्रयोग में लाना चाहिए। समझ रहे ना? तो वो तो कोई भी इतिहास हो, आज का भी कोई इतिहास है तो हम यूं ही उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, हमें उसको पहले संवर्धित करना पड़ेगा, उसका हमें पुनरावलोकन करना पड़ेगा और उसमें से अवशिष्ट पदार्थों को निकालकर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको उसका भाग बनाना पड़ेगा, और तब हम इतिहास लेखन यदि करेंगे तो वो उत्कृष्ट श्रेणी का इतिहास लेखन होगा। और रही बात केवल निष्पक्षता और ऑब्जेक्टिविटी की, तो हाँ, हम उस बात को स्वीकार करते हैं कि इन सभी साहित्य में उस बात का ध्यान नहीं रखा गया था, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस समय इनकी रचना हुई, कि एक निष्पक्षता या ऑब्जेक्टिविटी की जो बात की जाती है, उससे हजारों हजार साल पहले भारत का इतिहास लिखा जा चुका था। अशोक के अभिलेखों को ले लीजिए, आप उनको झुटला सकते हैं क्या? वे पत्थर पर लिखी हुई जो बातें हैं वो हमें आज भी ऐसी की ऐसी जस की तस मिलती हैं, तो क्या वो हमें इतिहास की सामग्री उपलब्ध नहीं कराती? ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए प्राचीन भारतीय इतिहास की बहुत समृद्धशाली परंपरा है। और आप लोग जब तैयार करेंगे तो प्लीज जो डिटेल्स है उसमें आप कौटिल्य है, कल्हड़ है, बिलहड़ है, और
कालिदास हैं, विशाख दत्त हैं, बाण भट्ट हैं, इन सब के विषय में कम से कम आधे पेज से एक पेज तक का मैटर जरूर तैयार करें, ठीक है। सो आई कैन से दैट इट इज नॉट नेसेसरी कि द क्वेश्चन विल कम ओनली ऑफ अबाउट राइटिंग ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, बट इट मे कम फ्रॉम एनी वन ऑफ दीज। कोई भी राइटर के बारे में, उसकी पुस्तक के बारे में, उसकी लेखन शैली के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपके पास उतना मैटर तैयार होना ही चाहिए, समझ रहे ना। तो जब आप इसको तैयार करेंगे प्राचीन भारतीय परंपरा को, तो बहुत अच्छे ढंग से विस्तार से इसको पढ़ेंगे, चाहे वो धार्मिक साहित्य हो, चाहे लौकिक साहित्य हो, सभी पक्षों को उसके समझेंगे और उसके पश्चात उनका लेखन कार्य संपन्न करेंगे। अगर यदि हो सके तो आप लोग प्लीज अपने रजिस्टर पे नोट्स जरूर बना लें, ठीक है। आई गॉट कि आप लोग को सब समझ आ रहा होगा। यदि कोई प्रश्न है तो प्लीज आई वेलकम यू फॉर एनी क्वेश्चन। मैम इस क्वेश्चन का आंसर में हमें सारे राइटर्स के बारे में लिखना है, मतलब जब ये आंसर हम करेंगे तो सभी राइटर्स को शो करना पड़ेगा क्या क्या लिखा हुआ है। यस, पहले आप फर्स्ट पैराग्राफ में शो कर दीजिए कि आप ऐतिहासिक साहित्य, मतलब जो प्राचीन भारतीय साहित्य, उसको दो वर्गीकरण में आप समझ रहे हैं। पहला धार्मिक साहित्य का वर्गीकरण और दूसरा लौकिक साहित्य का वर्गीकरण। तो धार्मिक साहित्य में करेंगे तो आप सारा धार्मिक साहित्य लिख देंगे, और जब लौकिक में करेंगे तो कलहड़, बिलहड़, कालिदास, वाणभट्ट, इन सब के विषय में लिखेंगे। फिर इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा 2-2, 4-4, 6-6 लाइन्स जरूर लिखना है। ओके मैम। बताएं मैम हम आपकी वीडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, जैसे क्लास चलती रहती है तो रिकॉर्ड कर सकते हैं कि बाद में देख लें। आपके मोबाइल में एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है, यदि आप उसको खोलेंगे तो वीडियो तो रिकॉर्ड हो जाएगी, लेकिन उसमें बेटा ऑडियो नहीं आती है, तो वो वीडियो आपके लिए किसी काम की नहीं रहेगी। तुम लोगों के लिए ये काम मैं कर रही हूँ, यू डोंट वरी अबाउट इट। मेरी सारी यूट्यूब मेरी वीडियोस रिकॉर्ड हो रही हैं, मैं उसको यूट्यूब पे भी अपलोड कर रही हूँ और उस लिंक को आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाल रही हूँ। तो सबसे पहला काम आपको करना है, डॉक्टर अनीता गोस्वामी के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, तो उसमें जो भी वीडियोस आएंगी आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। डेली की सारी वीडियोस मेरी अपलोड हो रही हैं, उसमें दोनों क्लास की, बीए फर्स्ट ईयर की भी और एमए फर्स्ट ईयर की भी। अभी मैंने एमए सेकेंड ईयर और बीए थर्ड ईयर की क्लास को वहां पर नहीं डाला है। तो इन फ्यूचर अभी, क्योंकि 16 तक का मेरा टारगेट था, आप दोनों की क्लासेस को रेगुलर लें, क्योंकि एग्जाम का भी हम पर प्रेशर था। एनी हाउ, फिलहाल ये 2-2 क्लासेस आपको डेली उसकी मिल रही हैं, उस पर आप खोल कर देखिएगा। कोई बच्चा ऐसा है जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है?